शाही खजाने का रहस्य और बीरबल का न्याय। प्रस्तावना। आगरा का दरबार। मुगल साम्राज्य का सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपने न्याय के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन महलों की ऊंची दीवारों के पीछे अक्सर गहरी साजिशें भी रची जाती थीं। ये कहानी एक ऐसी ही साजिश, एक निर्दोष की लाचारी और बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी की है। अध्याय 1। वो काली रात और चोरी। आगरा के किले में शाही खजाना, तोशखाना, सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी। यहाँ पीढ़ियों से संजोए गए हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। इनमें सबसे कीमती था नील-ए-शाही, एक ऐसा नीलम जो कबूतर के अंडे के बराबर बड़ा था और अंधेरे में भी नीली आभा बिखेरता था। खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी दीवान रामदीन पर थी। रामदीन पिछले 40 वर्षों से मुगल सल्तनत की सेवा कर रहे थे। अब वे बूढ़े हो चुके थे, उनकी कमर झुक गई थी और आंखों पर मोटे चश्मे थे, लेकिन उनकी ईमानदारी पर बादशाह अकबर को खुद से भी ज्यादा भरोसा था। खजाने की चाबी हमेशा रामदीन की कमर में बंधी रहती थी, दूसरी चाबी केवल बादशाह के पास थी। एक अमावस की रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, एक साया खजाने की दीवारों के पास रेंगता हुआ आया। पहरेदार अपनी जगह मुस्तैद थे, लेकिन वो साया हवा की तरह अदृश्य था। अगली सुबह जब रामदीन ने नित्य नियम के अनुसार खजाने का दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीले शाही का संदूक खुला पड़ा था और वो बेशकीमती नीलम गायब था। रामदीन के गले से एक चीख निकली जिसने पूरे महल को जगा दिया। अध्याय 2। निर्दोष पर आरोप। बादशाह अकबर का दरबार लगा। माहौल में तनाव इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। सिंहासन के सामने रामदीन जंजीरों में जकड़े खड़े थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। कोतवाल ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जहांपनाह, हमने पूरी जांच कर ली है। खजाने के दरवाजे पर किसी भी तरह की जबरदस्ती या तोड़फोड़ के निशान नहीं है। ताला असली चाबी से ही खोला गया है। दूसरी चाबी आपके पास सुरक्षित है और पहली चाबी रामदीन के पास थी। इसका मतलब साफ है, चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि यही बूढ़ा रामदीन है। दरबारी कानाफूसी करने लगे। कौन सोच सकता था कि रामदीन जैसा आदमी बुढ़ापे में ईमान बेच देगा, एक मंत्री ने कहा। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उनकी आंखों में एक दुख भी था। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, रामदीन, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? रामदीन ने कांपते हुए हाथ जोड़े। हुजूर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी नमक हलाली में गुजार दी। मैं अपने ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की। कल रात चाबी मेरे पास ही थी। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। मुझ पर रहम करें जहांपनाह। लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। अकबर ने भारी मन से फैसला सुनाया। चूंकि ताला तोड़ा नहीं गया, इसलिए ये काम रामदीन का ही है। इन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए और कल सुबह कोड़े लगाए जाएं, जब तक ये नीलम का पता ना बता दे। तभी दरबार के पिछले हिस्से से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी, ठहरिए जहांपनाह, ये बीरबल थे। अध्याय 3। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। जहांपनाह, मैं मानता हूं कि सबूत रामदीन के खिलाफ हैं, लेकिन कभी कभी आंखें वो नहीं देख पाती जो सच होता है। रामदीन ने 40 साल में एक दिन का नहीं चुराया। वो अचानक इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, बीरबल, हम भावनाओं से नहीं सबूतों से फैसला करते हैं। ताला चाबी से खुला है और चाबी इसके पास थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर अपराधी इतना शातिर है कि उसने बिना ताला तोड़े चोरी कर ली, तो क्या वो इतना मूर्ख होगा कि इल्जाम अपने ऊपर आने दे? मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। अगर मैं रामदीन को निर्दोष साबित न कर सका तो जो सजा आप उसे देंगे मैं भी उसका भागीदार बनूंगा। अकबर ने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है बीरबल, 3 दिन, लेकिन याद रखना ये शाही खजाने का मामला है। अध्याय 4। सुरागों की तलाश। बीरबल सबसे पहले काल कोठरी में रामदीन से मिलने गए। रामदीन फर्श पर बैठे रो रहे थे। रामदीन काका, बीरबल ने प्यार से कहा, रोइए मत, मुझे बस इतना बताइए, कल रात क्या कुछ भी अजीब हुआ था? रामदीन ने याद करते हुए कहा, कुछ खास नहीं बेटा, बस शाम को मेरे घर मेरा एक पुराना रिश्तेदार सूरजभान आया था। वो मिठाई लाया था, हमने साथ में खाना खाया और फिर मुझे बहुत गहरी नींद आ गई।
ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आती। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। गहरी नींद, और चाबी कहाँ थी? हमेशा की तरह मेरी कमर में, रामदीन ने कहा। बीरबल तुरंत समझ गए कि रामदीन को खाने में नशीला पदार्थ दिया गया था। अब सवाल ये था कि वो रिश्तेदार कौन था। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को शहर में दौड़ाया। पता चला कि सूरजभान नाम का कोई रिश्तेदार रामदीन का था ही नहीं। लेकिन उस रात रामदीन के घर से एक व्यक्ति को निकलते हुए देखा गया था, जिसकी चाल में एक लंगड़ाहट थी। बीरबल ने खजाने घटनास्थल का भी मुआयना किया। उन्होंने वहां देखा कि संदूक के पास मखमल के कपड़े का एक बहुत ही बारीक टुकड़ा फंसा हुआ था, जो शायद चोर के कपड़ों से फट गया था। वो कपड़ा साधारण नहीं था, वो किमखाब था, जो अक्सर अमीर दरबारी या सेनापति पहनते थे। अध्याय 5, असली अपराधी का जाल। बीरबल के दिमाग में तस्वीर साफ हो रही थी। चोर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे रामदीन की दिनचर्या पता थी, जो महल के भीतर आ जा सकता था और जो इतना अमीर था कि किमखाब पहन सके। बीरबल ने शहर के सभी बड़े जुआरियों और सट्टेबाजों की खबर ली। पता चला कि महल का एक छोटा सेनापति शमशेर खान पिछले कुछ दिनों से भारी कर्ज में डूबा था, लेकिन अचानक कल उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया है। शमशेर खान के बारे में एक और बात मशहूर थी। युद्ध में लगी चोट के कारण वो हल्का सा लंगड़ा कर चलता था। अब बीरबल के पास शक था, लेकिन ठोस सबूत नहीं। नीलम अभी बरामद नहीं हुआ था। बीरबल को एक चाल चलनी थी। अध्याय 6, जादुई गधा और मनोविज्ञान। तीसरे दिन दरबार लगा। बीरबल खाली हाथ लौटे थे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, क्या तुम्हें चोर मिल गया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना चोर बहुत शातिर है, इंसानी अक्ल उसे पकड़ नहीं पा रही, इसलिए मैंने अपने एक मित्र, एक महान तांत्रिक को बुलाया है। उसके पास एक जादुई गधा है जो चोर को पहचान सकता है। दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने एक तंबू लगवाया और उसके अंदर एक गधे को बांध दिया। बीरबल ने घोषणा की, महल के सभी खास लोग, मंत्री, संतरी और यहां तक कि रामदीन के घर आने जाने वाले सभी लोग एक एक करके तंबू में जाएंगे। उन्हें गधे की पूंछ पकड़कर कहना होगा, मैंने चोरी नहीं की। अगर वो व्यक्ति निर्दोष है तो गधा चुप रहेगा, लेकिन जैसे ही चोर उसकी पूंछ पकड़ेगा, गधा जोर से रेंकने लगेगा। ये सुनकर सबके पसीने छूट गए। एक एक करके सब तंबू में जाने लगे। दीवान, मंत्री, पहरेदार और शमशेर खां भी लाइन में थे। शमशेर खां मन ही मन डरा हुआ था। उसने सोचा, ये बीरबल जरूर कोई काला जादू जानता है। अगर मैंने पूंछ पकड़ी और गधा चिल्लाया तो मैं मारा जाऊंगा। बेहतर है कि मैं पूंछ को हाथ ही ना लगाऊं। अंदर अंधेरा है, कोई देख तो रहा नहीं है। मैं बस नाटक करूंगा और बाहर आ जाऊंगा। सभी लोग तंबू से होकर बाहर आ गए। गधा एक बार भी नहीं रेगा। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? गधा तो चिल्लाया ही नहीं, क्या तुम्हारी विद्या फेल हो गई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपना, विद्या ने अपना काम कर दिया है। सिपाहियों, इन सभी लोगों के हाथ चेक करो। जैसे ही सबके हाथ देखे गए, दरबार में सन्नाटा छा गया। शमशेर खान को छोड़कर बाकी सभी लोगों के हाथों पर काली कालिख स्याही लगी हुई थी। केवल शमशेर खान का हाथ बिल्कुल साफ था। बीरबल ने शमशेर खान की ओर इशारा किया और गरज कर बोले, जहांपना, यही है असली चोर। अध्याय 7, रहस्योद्घाटन। अकबर हैरान थे। ये कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहांपना, गधे में कोई जादू नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर गीली काली स्याही और इत्र का लेप लगाया था। जो निर्दोष थे उन्हें डर नहीं था, इसलिए उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ी और उनके हाथ काले हो गए। लेकिन शमशेर खान के मन में चोर था। उसे डर था कि गधा रेंक पड़ेगा, इसलिए उसने पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया। उसका साफ हाथ ही उसके जुर्म का सबूत है। शमशेर खान घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहरेदारों ने उसे दबोच लिया। कढ़ाई से पूछताछ करने पर शमशेर खान टूट गया। उसने कबूला कि वो वेश बदलकर रामदीन के घर गया था, उसे नशीली मिठाई खिलाई और बेहोश होने पर उसकी चाबी से मोम का सांचा बना लिया था। फिर उसने नकली चाबी बनवाई और चोरी की। शमशेर खान के घर की तलाशी लेने पर उसके अस्तबल में घोड़े की जीन के नीचे छिपाया गया नीले शाही बरामद हो गया। अध्याय 8, न्याय की जीत। अगले दिन दरबार फिर सजा, लेकिन इस बार माहौल खुशनुमा था।
बादशाह अकबर ने खुद अपने हाथों से रामदीन की बेड़ियां खोली। उन्होंने रामदीन को गले लगाया और कहा, हमें माफ कर दो दीवान जी, सबूतों के धोखे में हमने एक वफादार साथी पर शक किया। बादशाह ने रामदीन को मुआवजे के तौर पर 1000 सोने की मोहरें और वफादार सल्तनत का खिताब दिया। शमशेर खान को कारावास की सजा सुनाई गई और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अंत में अकबर बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में गर्व था। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज न केवल एक कीमती रत्न बचाया, बल्कि उससे भी कीमती चीज बचाई, इंसाफ। अगर तुम ना होते तो एक निर्दोष व्यक्ति मारा जाता। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पना, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन न्याय करने वाले की आंखें खुली होनी चाहिए। ये तो बस आपके एक माल का असर है। पूरा दरबार बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। उपसंहार। इस घटना के बाद आगरा के लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था पर और भी गहरा हो गया। रामदीन ने अपनी बाकी जिंदगी सम्मान के साथ गुजारी और बीरबल की ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि कैसे चतुराई का प्रयोग अगर सही दिशा में किया जाए तो वो तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है। ये कहानी का 5वां, छठा और अंतिम चरण है। पिछले भागों में आपने पढ़ा कि कैसे बीरबल ने सर्प सेना और कालनाग का अंत किया, लेकिन कहानी की शुरुआत जिस नीले शाही नीलम की चोरी से हुई थी, उसका असली रहस्य अभी भी खुलना बाकी था। वो नीलम केवल एक कीमती पत्थर नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। यहाँ कहानी का सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव प्रस्तुत है। भाग 5, नीलम का श्राप और विदेशी सौदागर। अध्याय 1, रहस्यमयी बीमारी। कालनाग के खात्मे के बाद आगरा में शांति थी। नीले शाही नीलम को वापस तोशखाने में रख दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद खजाने के प्रहरियों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जो भी उस नीलम के संदूक के पास जाता, उसे तेज बुखार हो जाता और वो अजीबोगरीब बातें करने लगता। महल में अफवाह फैल गई, नीलम श्रापित है, इसे छूने वाला बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच फारस, पर्शिया से एक अमीर सौदागर कासिम बेग दरबार में आया। उसने बादशाह अकबर को बेशकीमती तोहफे दिए और कहा, जहां पनाह, मैं यहां व्यापार करने नहीं, बल्कि एक चेतावनी देने आया हूं। ये नील-ए-शाही असल में मेरे पूर्वजों की अमानत है। इसे मौत का पत्थर कहा जाता है। इसे हमारे मंदिर से चुराया गया था। अगर इसे वापस नहीं किया गया तो ये पूरी सल्तनत को निगल जाएगा। अकबर अंधविश्वास को नहीं मानते थे, लेकिन प्रहरियों की हालत देखकर वे चिंतित थे। कासिम बेग ने प्रस्ताव रखा, मुझे ये पत्थर दे दें, मैं इसे अपने देश ले जाकर शांत कर दूंगा। बदले में मैं आपको इससे 2 गुना सोना दूंगा। अध्याय 2, बीरबल का संदेह। बीरबल को कासिम बेग की बातों पर शक हुआ। बीरबल ने सोचा, अगर ये पत्थर इतना ही खतरनाक और श्रापित है तो कासिम बेग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे वापस क्यों लेना चाहता है, और वो भी सोने के बदले। बीरबल ने खजाने का दौरा किया। उन्होंने देखा कि नीलम जिस संदूक में रखा था, उसके आसपास एक बहुत ही हल्की अजीब सी गंध आ रही थी। बीरबल ने अपनी नाक पर कपड़ा रखा और चिमटे से नीलम को उठाया। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और पूछा, वैद्य जी, क्या कोई ऐसा जहर है जो हवा में मिलकर असर करता है? राजवैद्य ने कहा, हाँ, गंधक विष। अगर इसे किसी चीज पर लेप दिया जाए तो उसके पास सांस लेने वाला भी बीमार पड़ सकता है। बीरबल समझ गए, नीलम श्रापित नहीं था, उस पर जहर का लेप लगाया गया था और ये काम जरूर किसी अंदरूनी व्यक्ति ने किया था जो कासिम बेग से मिला हुआ था। भाग 6, रोशनी का खेल और नक्शा। अध्याय 1, कासिम बेग की परीक्षा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कासिम बेग सही कह रहे हैं, ये पत्थर मनहूस है, हमें इसे उन्हें दे देना चाहिए। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल की आंखों में एक इशारा देख वे चुप रहे। कासिम बेग की खुशी का ठिकाना न रहा। बीरबल ने कहा, लेकिन सौदागर साहब, हमारे रिवाज के मुताबिक नीलम देने से पहले हम उसका शुद्धिकरण करेंगे। बीरबल ने नीलम को उबलते हुए गर्म पानी और सिरके यानी कि विनेगर के मिश्रण में डाल दिया। ये देखते ही कासिम बेग चिल्लाया, नहीं, तुम उसे बर्बाद कर दोगे। जैसे ही नीलम धुला, उस पर लगा विषैला लेप उतर गया, लेकिन इसके साथ ही एक चमत्कार हुआ। सिरके के असर से नीलम की ऊपरी परत की चमक बदल गई। बीरबल ने नीलम को बाहर निकाला और उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहां उन्होंने एक खास कोण यानी कि एंगल से नीलम पर मशाल की रोशनी डाली। अध्याय 2, दीवार पर उभरा सच। जैसे ही रोशनी नीलम के आर पार हुई, सामने वाली दीवार पर एक नक्शा और कुछ नक्काशियां उभर आईं। वो कोई साधारण नीलम नहीं था, वो लेंस की तकनीक से बनाया गया एक प्राचीन डेटा डिवाइस था।
दीवार पर जो नक्शा उभरा वो किसी खजाने का नहीं बल्कि काला पहाड़ के इलाके का था, जहां बारूद बनाने के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों यानी कि रेयर मिनरल्स की खदान थी। बीरबल ने कासिम बेग की ओर देखा। तो तुम ये चाहते थे, नीलम नहीं बल्कि बारूद की खदान का नक्शा, ताकि तुम मुगल सल्तनत के खिलाफ हथियार बना सको। कासिम बेग ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे घेर लिया। नीलम पर जहर कासिम के ही जासूसों ने लगाया था, ताकि डर के मारे अकबर उसे नीलम सौंप दे। भाग 7, नीलम का अंत और महागाथा की समाप्ति। अध्याय 1, बादशाह का फैसला। कासिम बेग और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर नीलम को हाथ में लेकर गंभीर हो गए। बीरबल, ये पत्थर कीमती है, लेकिन ये मुसीबतों की जड़ है। पहले चोरी, फिर सर्प सेना, और अब ये विदेशी साजिश। जब तक ये रहेगा, दुश्मन इसे पाने के लिए आते रहेंगे। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, अगर नक्शा हमारे दिमाग में हो तो पत्थर की जरूरत नहीं। अकबर ने शाही जौहरी को बुलाया। सबके सामने उस बेशकीमती नील ए शाही के 4 टुकड़े करवा दिए गए। अब वो नक्शा नष्ट हो चुका था। उन टुकड़ों को बेचकर जो धन मिला